चलो मेरे बच्चों देखिए, यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, मान लीजिए एफ एक्स एक्स की पावर 4, एफ एक्स ये फंक्शन दे रखा है हमें एक्स की पावर 4, और फिर हमसे कहा गया है कि हमें यहां पर बताना है बच्चा, क्या बताना है, फंक्शन जो है आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर है, सही उत्तर की जांच करनी है। बहुविकल्प देखेंगे, क्या प्रश्न का ऑप्शन है चौथे चारों में से वो देखेंगे। बहुविकल्प प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, कम से कम सही बहुविकल्प टिक करना है। यहाँ डिमांड ये नहीं है कि आप कहो, ऐसा भी होता है कि आप बहुविकल्प प्रश्न में भी सॉल्यूशन करें, लेकिन गणित का पेपर है, बहुविकल्प प्रश्नों में पहले आपको सॉल्व करने के बाद आंसर की जांच होगी। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में बहुविकल्प प्रश्न की धज्जियां उड़ाने का प्रयास करेंगे। अपने रफ पेज को लेंगे और उस पे इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। फिर हमें फंक्शन दे रखा है, यहां से तुरंत क्या करेंगे, एक्स और वाई ये दोनों पैटर्न बनाएंगे। एक मिनट बच्चा, एक अर्जेंट कॉल उठा रहा हूं। हेलो, चलो बच्चा, आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चा? आवाज आ रही है? अब क्लियर होगी बच्चा आवाज मेरी? चलिए, तो हम आपको फिर से बता देते हैं बच्चा, अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो। ये हम बता रहे थे कि सबसे पहले हम अपना आर टू आर बनाएंगे, फिर हमारा फंक्शन लिखेंगे। एक्स बराबर हमने 1 पुट किया तो 1 आया, ठीक है। 1 पुट किया तो आउटपुट हमारा 1 आया। जब हमने माइनस का 1 पुट किया तो हमारा आउटपुट प्लस का 1 आया। दोनों ही केस में एक्स का मान हमने -1 या +1 लेते हैं तो वाई में जो फंक्शन का मान है कितना आता है, प्लस का 1 आता है। इस कंडीशन में ये जो है पहली कंडीशन जो होती है एक एकी के लिए, एक एकी नहीं है। दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी होती है, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए हमें इस फंक्शन से क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4 यानी एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात 4 है। और आप यहाँ ये जो देख रहे हो ये नंबर्स आप लिख रहे हो, माइनस का ले रहे हो चाहे प्लस का ले रहे हो। अगर हम माइनस का 2 भी लेते हैं तो माइनस के 2 की पावर 4, और ये हमारा क्या बन जाएगा, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 16। और क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, यानी इसके अंदर अगर हम -2 भी लिया तो हमारा 16 बन जाएगा। लेकिन ये रियल नंबर्स हैं और इस रियल नंबर्स के अंदर माइनस प्लस गुणा भाग दशमलव और बटे की संख्या सारी संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 -4, इन सब की प्री इमेज एक्स में किसी के साथ नहीं बनेगी। इसलिए क्या होगा, ये आच्छादक भी नहीं होगा। क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। तो अपने ऑप्शन देखेंगे, तुरंत हिट कर दोगे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, चौथा ऑप्शन ठीक होगा, जिसमें एफ जो है ना तो एक ही है ना ही हमारा आच्छादक होगा। ठीक है बच्चों, अब तो आवाज आ रही होगी सभी को? बच्चा अब आवाज आ रही है सभी को?
आइए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना दूसरे प्रश्न पर समुच्चय दे रखा है नेचुरल नंबर में r इजकल टू जो रिलेशन है कैसे है, a का जो मान है b में 2 घटाकर a का मान आएगा। फिर ये कह रहा है कि b का मान 6 से बड़ा है। कितनी मर्तबा ये प्रश्न हमने कराया है, तो आप देखिएगा सबसे पहले ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि a का मान 4 दे, b का मान इसमें 4 दे रखा है और यहाँ कहा है b का मान 6 से बड़ा, तो ये 4 है, ये नहीं होगा। दूसरा हम कहते हैं कि अगर ये 8 है तो 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 6, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। 8 में से 2 कम करेंगे 6, ये हमारा आंसर होगा बच्चा। तीसरा ऑप्शन हमें देखते ही बना देंगे और तुरंत हिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथे को भी कंपेयर कर लेना कि सर 6 से बड़ा है यानी 7 है ठीक है, लेकिन 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 बन रहा है, यहाँ पर 8 दे रहा है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाइए। ये कह रहे हैं एक बार और बच्चा, एक बार और क्या, इसमें कुछ नहीं है। बी का मान 6 से बड़ा हो और ए का मान बी में से 2 कम करना है, तो बी का मान 6 से बड़ा 8 भी है और 7 भी है ऑप्शन में। लेकिन अगर आपने 8 लिया तो 8 में से 2 कम करने पर 6 बन रहा है, यानी सी हमारा ऑप्शन ठीक होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखनी है और tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो tan इनवर्स √3, ये tan में कितने का मान है, तुम कहोगे सर tan 60 का। ठीक है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करेंगे उसी तरीके से डिग्री का मान लिखेंगे। रेडियन में लिखें चाहे आप अंश में लिखें। फिर ये माइनस हटाएंगे तो बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 इस तरीके से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स का जो मान है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, आइए इस फॉर्मूले से अब हमें क्या करना है, कॉट इनवर्स से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल π/3 माइनस, यहाँ हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का पाई और प्लस ये कॉट इनवर्स, और ये कॉट में कितने का मान है बच्चा, ये मान है 30 डिग्री का, तो ये कॉट 30 का मान है। कॉट 30 को क्या लिखते हैं π/6 इस तरीके से। अब हम कॉट इनवर्स से कॉट हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा π/3 माइनस पाई और प्लस के π/6 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे बच्चा 6, यहाँ होगा 2 पाई माइनस के 6 पाई और प्लस के पाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के 3 पाई अपॉन 6, ये तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो माइनस के π/2, माइनस के π/2 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अपना ऑप्शन देख लेंगे माइनस के π/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर छोटा सा माइनस लगा हुआ, माइनस के π/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़िएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले चौथे प्रश्न पे, चौथे बहुविकल्प पे। यहाँ पर हमसे पूछा है कि घात और कोटि कितनी होगी घात और कोटि कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले कोटि की बात करें तो अपने अवकलन समीकरण में सबसे ज्यादा बार जो ज्यादा कोटि का अवकलन हो, ये 2 कोटि का अवकलन है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारी क्या होगी, जो कोटि है वो कितनी होगी 2 होगी। कोटि हमारी 2 होगी। और घात वो मान होता है जो हमारे कोटि के ऊपर लगा होता है। अब इस कोटि के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे कि हम इस पे बात करें कि इसकी घात कितनी है, तो आप कहोगे इसकी घात 1 है। कोई भी बच्चा x की घात 0 नहीं बताएगा क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हम अगर घात की बात करें तो घात हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 2,1, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ऐसे सवाल हमने कराए और आपको एक बार फिर से बता दें, ये सारणिक है और सारणिक की कंडीशन में
आप ऑर्डर मैच मत करना। ऑर्डर मैच करोगे तो हो सकता है आप सवाल का आंसर जो है गलत भी हो सकता है। आप सीधा ऐसे मत करना कि इसकी तुलना इसके साथ, क्योंकि ये आव्यूह नहीं है, ये है हमारा सारणिक। सारणिक एक संख्यात्मक मान होता है, वो भी वर्ग का, ठीक है। वर्ग आव्यूह से संख्यात्मक मान निकालते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाएगा। तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 इजिकल टू फिर 6 6 36 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 18 दूना 36। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा 36 से 36 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 36। x का मान हो जाएगा हमारा कितना √36। अगर x की बात करें प्लस माइनस 6 यानी 6 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो बच्चा आप जो कंपेयर करना, अब आप ये मत सोचना कि सर अगर हम ऑर्डर मैच करते 6 का 6 से तो 6 ही तो आ रहा है। लेकिन बच्चा ये बात ध्यान रखिए, यहाँ तो सवाल की डिजिट कुछ इस तरीके से जो आपको लग रहा है, वरना आप कंपेयर ऐसे ऑर्डर कंपेयर नहीं करोगे सारणिक के क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें दे रखा है दूसरी का उस रेखा की दो त्रिज्या याद कीजिए जिनके निर्देशांकों के साथ समान कोण बनते हों। क्या बताना है, उस द्विकोज्या बतानी है। द्विकोज्या क्या होती है, समान कोण बन रहे हैं, कॉस एल्फा बीटा गामा, ठीक है। समान कोण बन रहे हैं, क्या कहा है समान कोण, कोण से मतलब एल्फा बीटा और गामा ये सब बराबर हैं, मान लिया x के बराबर हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर, द्विकोज्या क्या होती हैं, कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा ये होती हैं द्विकोज्या। अब इनके बीच रिलेशन भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू 1 के बराबर होता है। यहाँ पर प्रत्येक को x मान लिया गया है क्योंकि समान कोण बता रहा है, तो हम यहाँ इस तरीके से कहते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि सभी जो है x के रूप में अगर बराबर हैं तो समान मान लिया, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। और कॉस स्क्वायर एक्स का जो मान होगा 1/3। इससे अगर हम कॉस एक्स का मान निकालें बच्चा, तो हो जाएगा वो प्लस माइनस के 1/√3। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, तो हमारी जो द्विकोसाइन या द्विकोज्या होंगी वो होंगी कॉस एक्स कॉस एक्स। क्यों होंगी, क्योंकि हमने सभी को समान कोण मान लिया है और कॉस एक्स का मान प्रत्येक का क्या आया है, प्लस माइनस के 1/√3 प्लस माइनस के 1/√3 प्लस माइनस के 1/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हमारी द्विकोज्या होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न हमें कहा है, क्या प्रश्न कहा है वो जो गौर से देखेंगे। हमसे कहा गया है इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है a.b, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या है वेक्टर, इस तरीके से ये वेक्टर लगे हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो थीटा का मान बताना है, क्या बताना है, थीटा का मान। तो थीटा का मान कैसे बताते हैं ये आपको पता होगा, ये हमने आपको बताया भी है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इजिकल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड। अगर दोनों का मान अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर का मोड इनटू में कॉस थीटा इजिकल टू a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर का मोड इनटू में साइन थीटा। देखिए a वेक्टर के मोड से a वेक्टर का मोड, b वेक्टर के मोड से b वेक्टर का मोड कट गया, जो रह गया उसको नोट करेंगे, कॉस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। यहाँ इनटू में 1 करके कॉस थीटा भाग में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अगर इसको और आगे हल करते हैं तो ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये टेन में कितने का मान है, टेन 45 का मान है, 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, 45 डिग्री पाई अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारा जो है क्या आ जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आगे बढ़िए, फिर हमें देखिए यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न दिया है समाकलन का। समाकलन का प्रश्न आपको 8 से लेके 1 नंबर तक के सभी प्रश्नों में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बच्चा जल्दी से इस प्रश्न को लगाते हैं। देखें, हमें दिया है सवाल समाकलन का, और क्या सवाल है उसे हम खा प्रश्न, ये हमने किया है खा और ये हमने किया था का। अब हम प्रश्न अपना यहाँ पर कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है हम, हमारा व्हाइट बोर्ड है इसलिए इधर उधर करके लिख रहे हैं। आपको कॉपी पूरी की पूरी काफ़ी बड़ी कॉपी मिलती है और आराम से करना है। प्रश्न के एंड होने के बाद भी आपको नेक्स्ट आगे जो है 1 लाइन छोड़कर 2 लाइन छोड़कर प्रश्न संख्या डालकर सुंदर सा आपको करना है। आइएगा, जैसे कि अब हम प्रश्न को करा रहे हैं गा प्रश्न क्या है, समाकलन साइन इनवर्स एक्स dx। इसको किस तरीके से करेंगे, आपको सबसे पहले साइन इनवर्स x गुणा में 1 और ये dx कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो है डायरेक्ट समाकलन क्या होता है बच्चा, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। साइन इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे और क्या लगाएंगे, एलिट लगाएंगे, एलिट लगाएंगे। और यहाँ पर इनवर्स फंक्शन को नोट करेंगे कि कौन सा हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स हमारा इनवर्स फंक्शन है, तो ये हमारा पहला पद हो जाएगा और एक जो दिखाई दे रहा है ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। और एक क्या है, एक x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा एलजेब्रा का पद हो जाएगा। ठीक, तो हमें एलिट लगाने आनी चाहिए। अब जब इस एलिट को लगाएंगे तो बच्चा कैसे लगाते हैं ये देखिएगा। यहाँ पर पहली संख्या यों का त्यों, साइन इनवर्स हमारा सेम रहेगा, दूसरी संख्या का समाकलन x, एक का समाकलन होगा बच्चा x, फिर माइनस, फिर बड़ा समाकलन और दूसरी संख्या का अवकलन। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक का समाकलन, एक का हम समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा और फिर यहाँ पर dx लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा पद है इसमें हम इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे को t मान लेंगे। क्या माना, t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2x। यहाँ dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन माइनस के 2x ये होगा। ये मान हम यहाँ इस सवाल में पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x, ये x आगे पहुँचा देते हैं यहाँ पे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 अपॉन इसको हमने t मान लिया रूट t और इनटू में x चल रहा है, dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। x से x हमारा कट जाएगा, जो बचा हुआ है उसे ऊपर ले आगे कांस्टेंट वैल्यू समाकलन से बाहर निकाल देंगे, बाकी का रह गया उसे लिख लेंगे। साइन इनवर्स x माइनस का 2, तो ये प्लस का 1 अपॉन 2 बाहर। देखिए यहाँ इसको लिखा जाएगा t की घात माइनस के 1/2 dt, इस तरीके से। अब इसको करने के बाद हम देखिए क्या करेंगे बच्चा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, और इसका जब समाकलन किया जाएगा तो आएगा t की घात 1/2 और 1/2, तो ये दो जो इस दो से कट जाएगा और प्लस में लिख देंगे c। आंसर होगा x साइन x प्लस t की जगह हमने जो माना है उसको मान को पुट करेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर में सवाल की धज्जियां उड़ाते हुए
कोई कोई सवाल जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको मिल जाएगा, जो 1 या 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में हमसे क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर बताइए। तो इस प्रश्न को हम यहीं पर करते हैं। देखिए यहां इधर देखेंगे सभी, घ प्रश्न चल रहा है हमारा, जिसमें हमसे कहा है त्रिज्या आर बराबर दे दिया 6 सेंटीमीटर और आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन। तो हमें पता होना चाहिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। परिवर्तन की दर का मतलब है, तुम यहां लिखोगे आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इस तरीके से, यानी इसका मतलब वही है कि x के सापेक्ष a का अवकलन। ठीक है, जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो dA/dr इजिकल टू ये पाई कांस्टेंट वैल्यू r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और यहाँ पर हमें r का मान दे रखा है तो पाई 2 इंटू r का मान हमें दे दिया 6, तो 6 लगा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 पाई। क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, बेमा लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, ये हमारे क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर हो जाएगी बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको 5वां प्रश्न दे रखा है, यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, पी ए अपॉन बी भी दे रखा है, तो आपको पी ए यूनियन बी का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम एक नया पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हमें क्या लिखना है, हमें जो दे रखा है वो लिखना है। पी ए हमको दे रखा है, पी वी हमें दे रखा है, पी ए यूनियन बी का मान भी हमको दे रखा है। अब नोट कर लीजिए क्या क्या हमको कितना कितना दे रखा है, 0.4, 0.8 और 0.6। 0.4, 0.8 और 0.6 दे रखा है, लेकिन यहां पर ये हमारा क्या है बच्चा, ये है पी ए अपॉन बी। चेक करिए क्या यही है, हाँ जी, बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए है, क्या है, बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए दे रखा है, हमसे पूछा है पी ए यूनियन बी, हमसे पूछा है बच्चों। आइए तो पी ए यूनियन बी किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको नोट करेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है उसे लिखेंगे। पी बी अपॉन ए का जो फॉर्मूला बनता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, जो अपॉन में होता है वो से हम नीचे लिखते हैं, साथ के साथ फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं बच्चा। ठीक है, आइए पी बी अपॉन ए का मान हमें दे दिया 0.6, पी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन एक, दोनों का मतलब हमारा एक ही होता है। ठीक है, और पी ए का मान कितना है 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से निकलेगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6 चौक 24, 0.24, ये हमारा आ गया इंटरसेक्शन। लेकिन हमसे पूछा था यूनियन, तो यूनियन निकालने के लिए बच्चा आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से याद कराया है। क्या याद कराया है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखिएगा 0.6 प्लस 0.8 और माइनस 0.24 उड़ गया। ठीक है, इस तरीके से। आइए बच्चा कमेंट में आंसर भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए, हमें इसमें 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न हमने लगा लिए, कोई भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। आज जो काम करेंगे अपने उस बेसिस पे करेंगे जिससे कि आपका पेपर शानदार होना चाहिए। ठीक है बच्चा, आइए
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने तीसरे खंड पे। दूसरा खंड हम लगा चुके हैं, तीसरे खंड में हमें क्या दे रखा है उसे नोट करेंगे। क्या क्या दे रखा है उसे नोट करेंगे और हल करते जाएंगे। पहला प्रश्न हमें दे दिया है कि किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 कॉमा वक्र एक दूसरे को स्पर्श रेखा मतलब किस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसकी जो प्रवणता है, यानी दोनों वक्रों की प्रवणता आपस में बराबर रख दीजिए। बराबर रखने से x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स का जो मान आएगा यहां से आएगा 1, और इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2y और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1। 2 से इसको काट देंगे तो कितना बनेगा, y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। यहाँ से समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, दोनों डी वाई ओवर डी एक्स हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों की प्रवणता समान होगी। समान रख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से, या 1 व 2 से इस तरीके से लिख लेंगे, और दोनों समीकरण को बराबर रखेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 2 अपॉन वाई, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। y का मान आ जाएगा मेरा कितना बच्चों, 2। ये y का मान हम पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट करोगे, समीकरण 1 में ही पुट, जो वक्र का पहला समीकरण है कहाँ पे, पुट इन y में पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, पुट इन y। तो y हमारा सबसे पहला, इसको कह रहा हूं मैं, या वाई स्क्वायर, दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए, समान आएगा। तो ये है y बराबर x प्लस 1 था, यहाँ 2 रख दिया, x प्लस 1, x का मान आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट जो बिंदु होंगे x कोमा वाई वो 1 कोमा 2 होंगे हमारे इस सवाल के आंसर। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बच्चा। अब हमारा ये खा प्रश्न है। खा में हमें क्या करना है, फलन दे रखा है और सिद्ध करना है दो कोटि का अवकलन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है बच्चा। देखिए पहले एक बार हम इसे अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स। ठीक है, और फिर हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू ए माइनस के साइन एक्स और प्लस के बी माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अगर इसमें से हम क्या करें, माइनस को, देखो इस पद को हम लिखते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, पेज को ऊपर कर देते हैं जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। आप अपनी कॉपी में बड़ा साफ साफ करके आना, दूर दूर, किसी भी सवाल में, एक सवाल में दूसरे सवाल को मिक्स मत करना, आसानी से पेपर को करके आना। ठीक है, आइए अब यहां पर हमें दे दिया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये हमारा क्या हो गया वाई। तो यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, और जब अंदर करेंगे इसको तो क्या आएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई बराबर 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़िए। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं, दोनों वेक्टर, दो सदिश दे रखे हैं, दोनों वेक्टर का कोण निकालना है, दोनों के वेक्टरों के बीच का कोण। तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा बच्चा। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसेप्ट बता दूं। अगर हमें ए वेक्टर दिया हो और बी वेक्टर दिया हो तो दोनों वेक्टर के बीच का गुणन उनके अदिश गुणन से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से।
आइए, तो हमें सबसे पहले ये हमारा ए वेक्टर दे दिया और ये हमारा क्या दे दिया, बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालेंगे। कितना आएगा बच्चा, 3 + 4 और प्लस के 3, आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में और के का गुणा के में, और ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब हम निकालें ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर का मोड कैसे निकालोगे, उसके गुणांकों के वर्गों का योग करके। तो आप देखोगे 1, 4 और 9 ये हो जाएंगे 14। इसी तरीके से बी वेक्टर का मोड निकालेंगे तो ये हमारा आएगा √14। अब इसके बाद हमें निकालना है बीच का कोण। अपना फॉर्मूला लगा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू में cos थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 10 बराबर यहाँ पर √14 गुणा √14 और इनटू में cos थीटा। तो ये जाएगा 10 बराबर 14 cos थीटा। अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का मान होगा 10/14। काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 5/7। यहाँ से मान निकालेंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। ये आ जाएगा हमारे थीटा का मान। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आगे बढ़िए। बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, घा, प्रश्न घा। देखिए बच्चा, इस प्रश्न को सरल तरीके से करना है, कठिन नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न हमको कहा गया है अवकलन करना है, y हमें दे रखा है। तो प्रश्न को एक बार नोट करते हैं बच्चा। y बराबर log 1 - x² अपॉन 1 + x², कुछ इस तरीके से dy/dx करना है। लास्ट प्रश्न है हमारा, इसका इस खंड का अंतिम प्रश्न है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले log m/n की कंसेप्ट लगाओगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सीधा dy/dx करके आप, मैं यहीं पर इसे सबसे पहले अवकलन करने से पहले log m/n की कंडीशन लगाकर इसे और आसान बना लेंगे। log 1 - x² log 1 + x²। ये ऐसा क्यों कर लिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे x मानते हुए, लेकिन नहीं, हमें जितना सरल बने उस तरीके से इसको बनाना है। x बराबर tan थीटा क्यों रख रहे हो भाई, x बराबर tan थीटा मत रखिए। चलिए, अब यहाँ पर हमें अवकलन कर देना है। तो लिखेंगे dy/dx इजिकल टू log x का हो जाएगा 1/1 - x²। फिर इतना करने के बाद 1 - x² का 0 - 2x, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर log इसका करेंगे 1/1 + के x², और फिर 1 + के x² का 1 का 0 प्लस x² का हो जाएगा 2x। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x/1 - x² और माइनस के 2x/1 + का x²। देखिए यहाँ आप इसको जोड़, साधारण तरीके से हर जो है एक में प्लस है एक में माइनस है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, मत सीधा आप इसको ऐड कर दो। तो आप सबसे पहले 2x ले लीजिए कॉमन, आपके पास बचेगा 1 - के x² और प्लस का 1 + के x²। इतना करने के बाद बच्चा हमारे पास जो dy/dx का जो मान आएगा, dy/dx का जो मान आएगा 2x हमारा कॉमन आ गया, और हमने 1 - x² और 1 + के x²। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 + का x² और ऊपर प्लस 1 - का x²। x² से x² कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 - के 2x इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास देखिए ये a - b a + b, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस x² पे होल स्क्वायर बराबर होगा के 4x अपॉन 1 - x⁴। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर बच्चा हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आइए
अवकलन करना था, log m अपॉन n की कंडीशन लगाई, log m माइनस log n, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो आपका बच्चा इस तरीके से ये सवाल जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था खंड 3 का। अब हमारा आ गया खंड 4। खंड 4 में हमें कैसे करना है सुनिए। हमें यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजिए जो फंक्शन है वर्धमान है। तो आप सबसे पहले वर्धमान और हास्यमान की कंडीशन सुन लीजिएगा। अगर हम अवकलन करें जो फंक्शन दिया है और उसका मान 0 से बड़ा है तो वो वर्धमान है, यानी तो वो ऊपर बढ़ रहा है, वर्धमान है। अगर हम अवकलन करें फंक्शन का और वो 0 से कम आए तो वो हास्यमान है, ठीक है। और कुछ अंतराल पे वो बढ़ रहा हो, कुछ पे घट रहा हो, तो वो टोटल जो उसका कंक्लूजन निकलता है कि ना तो वो हास्यमान है ना ही वो वर्धमान है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही अवकलन किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7 गुणा 1 माइनस 0 यानी 7 आ गया, और 7 जो है बड़ा है 0 से, इसलिए ये साबित हो गया कि ये कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, आगे बढ़िए। बच्चा कह रहा है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दीजिए। पीडीएफ देखिए बच्चा, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। स्टार्टिंग वीडियो प्लेलिस्ट में 4 अप्रैल की तैयारी। अब पढ़ाने का वक्त नहीं है, अब तो क्वेश्चन को हल कराने का वक्त है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर देखें, कोशिश ये करिएगा, देखें यहाँ दे रखा है स्थिति दो सदिश दे रखे हैं, 2 सदिश दे रखे हैं, ए सदिश और हमें बी सदिश दे रखा है। हमसे कहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चा हमें देखो क्या कर लिया, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, मान के चलिए वो एक्स वेक्टर आ गया, ठीक है। फिर हमने ए माइनस बी वेक्टर निकाला, वो जो है हमारा मान लीजिए बाई वेक्टर हो गया। क्या हो गया, बाई वेक्टर। तो हम एक्स वेक्टर कह रहे हैं एक्स प्लस वाई वेक्टर को, और वाई वेक्टर कह रहे हैं एक्स माइनस वाई वेक्टर को। में प्रत्येक के लंबवत यानी अलग अलग प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ए वेक्टर है और उसका मात्रक सदिश निकालना है, तो वो बच्चा फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। कल की वीडियो में, कल की लास्ट वीडियो, इससे पहले की वाली वीडियो में हमने ये प्रश्न जो है करा रखा है, तो इसे भी बच्चा आप कर लोगे, ठीक है। आइए बच्चा, अब हम देखिए अपना प्रश्न, घा प्रश्न की बात कर रहे हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा ए और बी हैं। अब बच्चों यहां से जो है मैं, क्योंकि काम आपको करना है, बस समझिए कि किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, सोनू राजपूत कह रहे हैं सर आपको कहीं पर देखा है। सोनू राजपूत धौलपुर। बच्चा कहाँ से हो आप? कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, वाकई आपने देखा होगा, कहीं नहीं, कहाँ देखा होगा? स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे देखा होगा। चलिए बच्चा, अब देखिए हमें ऐसा सवाल हमसे पूछा जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संलग्न भुजा ए और बी दे रखी हैं, ए और बी वेक्टर के रूप में दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा जो क्षेत्रफल होता है, एरिया निकालने का वो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस गुणन बी वेक्टर का मोड। पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस गुणन निकालें, फिर उनका मोड निकाल लीजिए। अगर हमें भुजा दे रखी हैं, तो अगर यहाँ पर हमें विकर्ण दिए जाते, क्या दिए जाते, विकर्ण डायगोनल दिए जाते D1 और D2, तो इसी सवाल का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाता 1/2 D1 क्रॉस D2। अगर यहाँ पर हमसे कह दिया जाता कि त्रिभुज की दो संलग्न भुजा, त्रिभुज अगर हमें त्रिभुज दे दिया जाता और संलग्न त्रिभुज की दो संलग्न भुजा दी जाती, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते, 1/2 जो दो भुजा दे रखी हैं A1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, यानी सदिश गुणन करके उनका मोड ले लेते हैं। और सदिश गुणन बच्चा आप कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर I J K A1 A2 A3।
B1 B2 B3 इस तरीके से हम जो है सदिश गुणन निकाल लेते हैं बच्चा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, घ, ये प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से आप जो है इस पेपर को करके आना है। देखिए, ये प्रश्न हमको कहा है, अब देखें। हाँ भाई, सभी कर लेंगे बच्चों, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर हमें दो घटना दे रखी हैं, पी ए यूनियन बी बराबर और पी बी बराबर इतना दे रखा है। पी का हमसे मान निकलवाया है, तुमसे कहा है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। सबसे पहले परस्पर अपवर्जी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। परस्पर अपवर्जी में ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो होता है शून्य। कितना होता है बच्चा? शून्य होता है। और परस्पर अपवर्जी कही गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आइए, पी ए यूनियन बी हमसे दे रखा है, कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। पी ए का मान 1/2 दे रखा है, प्लस पी बी का मान हमें पी दे रखा है। क्या दे रखा है? पी दे रखा है। और ये कहा था घटना जो है कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी की कंडीशन के लिए हमने आपको बता दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, यहाँ 0 लगा दोगे। इतना करने के बाद बच्चा इसको सॉल्व कर लोगे। पी का मान ज्ञात करना है, ये जो 1/2 है पक्षांतर कर लिया जाएगा, तो पी बराबर कितना रह जाएगा? 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे बच्चा, 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/10। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बच्चा आगे बढ़िए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहां से हमारे 5-5 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए, 6 प्रश्न हैं बच्चा। हम आपको इसमें से कितने करने हैं? 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, जल्दी से लाइक और शेयर। अभी 2 मिनट के अंदर 1000 लाइक चाहिए बच्चा। जब हमारी आगे कलम चलेगी जल्दी से 1000 लाइक करिएगा। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, ये सभी प्रश्न आपको करके जाने हैं आज अपने पेपर में। जल्दी से करिए बच्चों, 1000 लाइक होने चाहिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। चलिए, सबसे पहले प्रश्न दे रखा है हमें समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 14। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कहा है ए बराबर एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए कि संबंध जो है तुल्यता संबंध नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पर तुल्यता संबंध की कंडीशन आ गई। ये कह रहा है तुल्यता संबंध नहीं है, यानी ना तो ये स्वतुल्य होगा, ना ही सम्मित होगा, और ना ही संक्रामक होगा। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की कंडीशन क्या होती है बच्चा? बहुत बढ़िया, 1 मिनट हुआ नहीं है उससे पहले ही बच्चों ने हमारों ने 1000 लाइक हैं। अब इसी तरीके से बच्चा जितना हो सके शेयर करिए और इसको 1000 के लाइव के करीब पहुंचाइएगा। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ हमें जो दे रखा है फंक्शन, कैसे दे रखा है? 3x माइनस वाई, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 3x हो गया। अब ये हमारा रिलेशन निकल आया y और x में। यहाँ हम x और ये सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक, यानी जो संख्या x की हम रख सकते हैं, x और y के जो मान पॉसिबल रख सकते हैं वो 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं। ठीक है, 14 तक निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर रिलेशन, यानी अपने संबंध के अनुसार। तो जैसे हम x बराबर 1 रख देते हैं इस फलन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या रख दें? x बराबर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर देखिए, यहाँ नोट कर लेता हूँ मैं, y बराबर 3x। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमारे पास 3 आ जाता है। यहाँ से आएगा 1,3। अगर हम इसी फंक्शन में x बराबर 2 रख देंगे तो x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा बच्चा?
y का मान हो जाएगा हमारा 6। इसका मतलब है कि अगर हमने 2 रख दिया तो 6 आ जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम 3 रख देंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 4 रखेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 5 रखेंगे तो कितना होगा हमारा 15 होगा। 3 का गुणा कर देंगे। लेकिन क्या 15 जो y का मान 15 दिखा रहा है इस समुच्चय A के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना बच्चा। तो हमें केवल कितना, अपने 12 तक ही सीमित रहना है। ये हमारा जो है मान सही नहीं होगा। अब इसलिए अब हमारे पास जो सेट बन गया, अब हम देखिए इसको नीचे का बता देते हैं, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है। इसका सवाल जो है आपके पेपर में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहले चैप्टर से केवल 2 ही टॉपिक हैं, एकांकी अच्छादक और स्वतुल्य सम्मित, ठीक है। चलिए बच्चा जितना हो सके जल्दी से लाइव आइएगा। आपको जो बच्चा अभी कमेंट कर रहा था सर जी संबंध फलन पढ़ा दीजिए, तो 2 ही तरीके के सवाल हैं और दोनों तरीके के सवाल इस वीडियो में कराए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो जितना है बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के करीब लाइव आए। सभी बच्चों को शेयर करिएगा जिससे कि इस पेपर का आप सभी को लाभ मिले, ठीक है ना। आइए अब मैंने आपको बताया यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आया अपनी संख्या के रूप में, अपने पेयर के रूप में, वो आया बच्चा 1,3, 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। और देखिए ये जो था ये हमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमारे सेट के अंदर नंबर्स जो है 14 तक हैं मात्र। आइए अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चा। यहाँ पर जो है हम देखिए क्या करने वाले हैं, 3 कंडीशन लगानी है। वो आपको पता है, स्वतुल्य, सममित और तीसरी है संक्रामक। हिंदी आप पेपर में लिख के आओगे, ठीक है। यहाँ कम से कम समय में कंसेप्ट पे फोकस करें। पहली कंडीशन स्वतुल्य की कंडीशन में लिख देता हूं, क्या है, x, y जो आपने अपने रिलेशन में से कोई एक सेट उठाया है, अगर वो स्वतुल्य संबंध है तो उस R के अंदर क्या होना चाहिए, x, x होना चाहिए और y, y भी होना चाहिए। जो आपने पेयर उठाया है उसमें x, x और y, y होना चाहिए। लेकिन बच्चा आप बताइए कि अगर आपने 1,3 उठा लिया तो इसमें 1,1 कहीं पर है या 3,3 कहीं पर है? नहीं है। इसलिए हम सीधा कह देंगे कि सर जी ये जो है स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य नहीं होगा हमारा। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को हम देख रहे हैं इसमें, और एवरी पेयर जो है इस कंडीशन पर लागू होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई होना चाहिए तो ठीक होगा, वरना जो है वो कह देंगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन कहते हैं हम सममित संबंध। सममित संबंध की कंडीशन क्या है, अगर x, y आपने कोई पेयर उठाया अपने रिलेशन में से, रिलेशन मतलब संबंध में से, और इस संबंध में इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए अगर वो सममित है, y, x बिलोंग करना चाहिए हमारा R के अंदर। तो ये बच्चा आप किसी भी एक पेयर को उठा के देखें या फिर आप सभी को उठा के देखें, सभी पर लागू होना चाहिए। जैसे हमने 2,6 उठाया तो इसका जस्ट उल्टा 6,2 है, इसी के अंदर होना चाहिए। अगर है तो सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बच्चा यहाँ पर ये पता चल रहा है 2,6 उठाने पर यहाँ पर 6,2 कहीं पर भी नहीं है, इसलिए बच्चा ये मेरा सम्मित संबंध भी नहीं होगा। जल्दी से लाइक जल्दी से शेयर करो बच्चा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। आइए आगे बढ़िएगा। आगे आता है हमारा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में बच्चों हम देखिए क्या करते हैं। संक्रामक संबंध में बच्चा हमें ये पता होना चाहिए, 2 सेट लेने होते हैं, x, y और y, x, y बिलोंग करना चाहिए R में, तथा y, z बिलोंग करना चाहिए R में। अगर पहले तो हमने ये लेना है, लेने के बाद हमें ये देखना है क्या x, z भी बिलोंग कर रहा है R के अंदर या नहीं। अगर x, z बिलोंग करेगा तो ठीक है, अन्यथा वो क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। अब जैसे हमने उठा लिया, मान के चलिए 1,3 और फिर अगला उठा लिया हमने क्या, 1,3 R में से उठाया है और 3,9 हमने R में से लिया है, तो इसका जस्ट 1,9 भी इस R के अंदर होना चाहिए। क्या आपको 1,R इसमें 1,9 दिखाई दे रहा है इसके R के अंदर? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो संबंध है क्या है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही बच्चा हमारा ये संक्रामक है। क्या है? ना संक्रामक है। चलिए बच्चों आइएगा नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये प्रश्न है, देखिए 6 प्रश्न हैं, 6 में से हमें 5 करने हैं पेपर में, ठीक है। लेकिन यहां हम हैं तो हम देखेंगे सारे प्रश्न। देखिए
सिद्ध करना है। इस प्रश्न को बच्चा क्या आसानी से आप कर नहीं सकते हो? बताइए, जल्दी से बताइएगा। सारणिक का सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा अपने पेपर में 5 नंबर में, और अच्छा होगा तो 8 नंबर में भी मिल जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं वो बात अब जब आप पेपर देख रहे होगे तब आपको पता चल जाएगी कि क्या कहा था सर ने। ठीक है, आइए, मेरी तो ये इच्छा रहेगी कि बच्चा आज मेरा जो वीडियो देख रहा है इस पेपर को देखे और यही प्रश्न जो है पेपर में आ जाए हूबहू। चलिए, तो प्रयास हमारा जारी है, आगे भगवान पे छोड़ दीजिए। मेहनत करना हमारा काम है, हम केवल मेहनत कर सकते हैं। आइए तो करते हैं, हमारा ये प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन को हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है हमारा a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, फिर है 2a b माइनस सी माइनस a, और फिर यहां पर है हमारा 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा होल क्यू। ये सिद्ध करना है बच्चों। कैसे किया जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन जो लगाना है बच्चा, जल्दी से शेयर करके मुझे बताइए कि सर कैसे होगा। जल्दी से करेंगे बच्चा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहां पर हमें ऑपरेशन लगाना है। देखिए, हमें जो सिद्ध करना है, ऐसे सवालों को कलम उठाने से पहले 2 मिनट सोचना है, अपने डिटर्मिनेंट्स को देखना है कि ये क्या दे रखा है, डिजिट क्या है इसकी। ठीक है, और उसके बाद हमें इसको हल करना है। और देखेंगे क्या आप इसमें, आप ये देखेंगे कि सर यहां पर a माइनस बी माइनस सी है। अगर हम रो बाय, सबसे पहले ये देखना है रो में ऑपरेशन लगाएं कि कॉलम में ऑपरेशन लगाएं। हमें लाना a प्लस बी प्लस सी के रूप में है। तो अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी ऐसे कॉलम वाइज जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये a है, ये 2a और ये फिर a, तो यहां पर जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 5a, और हमें लाना है a प्लस बी प्लस सी। तो कॉलम में जोड़ने से कोई बन नहीं रहा है ना, कोई ऐसा कंडीशन नहीं बनना जिसमें a प्लस बी प्लस सी आ जाए। अच्छा, अब हम रो में लगाएंगे, तो यही हमारी सोच होनी चाहिए। अगर ये आपने क्वेश्चन किया है तो आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन इसी तरीके से आपको हर एक सवाल को इसी तरीके सोच के अनुसार करना होता है अपने सारणिक के ऐसे सवालों को। तो ये जो रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, इसको ऐसे जोड़े हैं ना, जोड़ने का प्रयास करना जरा। देखें, हम यहां पर a माइनस बी माइनस सी ये है हमारे पास, है ना। देखो बच्चा, a माइनस बी माइनस सी है, इसमें हम जोड़ देते हैं 2b और प्लस के 2c, ये हम ऐड कर देते हैं। तो a, और देखिए ये माइनस का b और ये प्लस का 2b, तो यहाँ पर प्लस का b, और ये देखिए माइनस का c और ये प्लस का 2c, तो यहाँ प्लस का c, तो यहाँ पर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हम कह देंगे सर जी कि ये जो है इसमें हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है। हम सर रो के अकॉर्डिंग इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? रो। और रो के अनुसार क्या ऑपरेशन लगाओगे, जैसे हमने यहाँ बताया वैसे ही हम इसमें कर सकते हैं, वैसे ही हम इसमें कर सकते हैं। तो बच्चा हम इसमें जो है ऑपरेशन लगाएंगे रो में। R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस के R3, और जब आप इतना लिखोगे तो आपकी R1 चेंज होके क्या बन जाएगी बच्चा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ऐसे सवालों को बड़े दूर दूर साफ साफ स्पष्ट तरीके से करना, क्योंकि समय आपके लिए 3 घंटा गणित के पेपर के लिए बहुत होता है। बड़े आसानी से आप इनको कर सकते हो बच्चा। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात ये कि जब आप कर रहे हो तो कैलकुलेशन ऐसे सवालों की बड़े ध्यान से करनी है। ऐसे सवालों के लिए ही मैंने आपको ये बताया है कि पेज खींचकर इनको अलग अलग करिए हर स्टेप को। ठीक है, आइए, इतना करने के बाद
यहाँ हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर रहे हैं बच्चा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी डालना ना भूलना, ठीक है। आइए फिर हमारा R1 के अकॉर्डिंग बाकी दो की दो जो रो 2 और रो 3 है वो सेम रहेंगी, 2B और 2C, B माइनस C माइनस A 2C, और ये बन जाएगा बच्चा हमारा 2B और C माइनस A माइनस B, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब यहां पर हमें जो कॉमन दिखाई दे उसको ले लेंगे अपने बाहर, क्या ले लेंगे बाहर, बाहर करेंगे तो बच्चा क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यहां 1 1 और 1 जो रह गया उसे नोट करेंगे, 2B 2C B माइनस C माइनस A और C 2C 2B और C माइनस A माइनस B, इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, एक बार में जैसे ही हमें दिखाई दे कि एक रो या एक कॉलम में 1 1 अधिक मात्रा में है, तो उन 1 1 की मदद से हम दो ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी अपने दुश्मन को इस तरीके से नस्ते नाबूद कर देंगे जैसे कि रूस ने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है। चलिए किस तरीके से, आइए यहां ये हमें दिखाई दे रहा है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दो ऑपरेशन लगाने हैं। पहला ऑपरेशन कॉलम 2 में, कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन, कॉलम 2 में आपने ऑपरेशन लगाना है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, फिर आपने कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाना है कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि जब आप एक में से दो घटाओगे तो वो आपको 2 में लिखना है, और जब आप कॉलम 2 में से 3 घटाओगे तो आप 3 में लिखोगे, ठीक है। और कॉल लगाने के बाद आप बच्चा क्या देखोगे, देखिए यहां पर हमारा आ गया A प्लस बी प्लस सी। अब हम इसमें से ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कॉलम 1 सेम रहेगा 1 2B और यहां पर 2C। अब जो ऑपरेशन लगाया 1 में से 2 को घटाया, यानी 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 0, एक में से एक घटाने पर। इसमें से इसको घटाएंगे बच्चा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे हम, क्या आएगा A प्लस बी प्लस सी आएगा बच्चा, घटा के देख लीजिएगा, यहां घटा के बता देते हैं 2B माइनस बी माइनस सी और माइनस A, जैसे ही माइनस का गुणा होगा तो B माइनस ये माइनस का गुणा करेंगे B प्लस सी प्लस A, तो A प्लस बी प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब हम जब 2C में से C घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0। अब आइए देखिए जो दूसरा ऑपरेशन है उसको फॉलो करें। दूसरे ऑपरेशन में हमसे क्या कहा है कि तीसरे में लिखना है 2 में से तीसरा घटा के, यानी 2 में से ये जो दूसरा है 2 में से तीसरा घटा के, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। फिर इसमें से इसको घटाएंगे बच्चा, देखिए B माइनस सी माइनस A, तो बनता है हमारे पास क्या, माइनस करना है हमें दूसरे में से तीसरा, तो माइनस के 2B, ये बनेगा हमारे पास माइनस का A माइनस का B और माइनस का C। इट मीन्स दैट माइनस का A माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी प्लस C ये हमारा बनेगा, और इसे यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस का A प्लस बी प्लस C। अब हमारे पास जो रह गया उसे नोट कर लेंगे बच्चा, देखिएगा इसे रफ कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा ऐसे प्रश्न, आइए आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देंगे, बस आपको धैर्य बनाए रखना है अपने पेपर में। अब देखिए जो थर्ड जो रह गया है 2C माइनस C माइनस A माइनस B। अब इस माइनस का जैसे ही गुणा करोगे माइनस का C प्लस का A और प्लस का B हो गया बच्चा, तो C प्लस A प्लस B यानी A प्लस B प्लस C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि A प्लस बी प्लस C, ठीक है। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, क्रॉस गुणा करने के बाद हम इस तरीके से आपस में गुणा करेंगे, और यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ क्या देख रहे हो कि आपकी एक रो के अंदर केवल एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 है, तो उस एलिमेंट का साइन और उस नंबर को लिखते हुए बाकी सब को हाइड करना है, रो और कॉलम
ऐसे करके जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस नियम को फॉलो करने का, प्रगुण का, प्रॉपर्टी का फॉलो करें। चिन्ह लिखा, प्लस आ गया, अंक लिख रहा है 1 तो 1 लिख लिया, 2 होता तो 2 लिख लेता, बाकी का रह गया हमारे पास उसे नोट करेंगे। 2/2 की सारणिक रह गई a प्लस बी प्लस सी, और जहां 0 यहां माइनस का a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से अब इसको जब हम हल करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे बच्चा, इस तरीके से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 है, गुणा करेंगे यही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और फिर इसके बाद अगर बात करें हम तो ये मेरा बनेगा बच्चा, देखिए क्रॉस गुणा कर रहे हैं, सीधा गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 0 का गुणा कर देंगे इस संख्या में तो 0। अब देखिए ये घात 2 का 1 में गुणा करें तो बनता है a प्लस बी प्लस सी की घात 3। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, यहां लिख देंगे RHS। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाओ जल्दी से। अब देखें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखो, यहां पर देखिए यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखें आगे, यहां अब हमें अगला प्रश्न दिया है गा में हमसे कहा गया है कि x के फलन दे रखा है, x के सापेक्ष हमें क्या करना है अवकलन करना है बच्चा। तो इसे देखिए किस तरीके से करेंगे, नोट करिएगा। हमें दिया है साइन x की पावर कॉस x प्लस x की पावर x, इसका अवकलन करना है। इस पूरे फलन को y मान लिया और इसको y1 और इसको y2। पहले y1 लिखा साइन x की पावर कॉस x, फिर इसका लॉग ले लिया, लॉग y1 बराबर ये हो गया कॉस x इंटू लॉग साइन x। ऐसे ही हमें दूसरा करना है, y2 लिखा x की पावर x और फिर हमने लॉग ले लिया, क्या लिया, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y2 बराबर x लॉग x। फिर यहां पर हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो 1/y1 dy1 ओवर dx इजिकल टू पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो cos x यों का त्यों, log sin x का हो जाएगा 1/sin x और फिर sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर log sin x हमारा सेम रहेगा और cos x का हो जाएगा हमारा माइनस के sin x। यानी कुल मिलाकर ये है, यहां से हमें dy1 ओवर dx का मान निकाल लेना है। ये y इधर चला जाएगा और y1 का मान है हमारे पास sin x की पावर cos x, और ये हो जाएगा हमारे पास cos अपॉन साइन कॉट हो गया, तो cos x इंटू कॉट x प्लस के ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के साइन x इंटू लॉग साइन x। ठीक है बच्चा, ये हमारा केवल एक बार जो y1 है उसका अवकलन आ गया। अब हमारे पास जो दूसरा पद था इसको भी हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, तो 1/y2 और dy2 ओवर dx, x यों का त्यों log x का 1/x प्लस log x यों का त्यों x का हो गया 1। अब हम क्या करेंगे बच्चा, जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे, समझिए, dy2 ओवर dx बराबर y2 और यहाँ x से x कट जाएगा, 1 प्लस के क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, dy2 अपॉन dx इजिकल टू y2 का मान कितना है मेरे पास, x की पावर x, तो 1 प्लस के log x बच्चा। ये हमारा इस तरीके से dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx। आइए बच्चा, अब हम देखिए यहां पर हमने जो संख्या थी वो किस तरीके से थी, y बराबर y1 प्लस y2 और y1 प्लस, अब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx dy1 ओवर dx और प्लस dy2 ओवर dx, दोनों मान dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx दोनों मान उठा के यहां रख देने हैं, यही मेरा आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न फिर से हमें समाकलन का 5 नंबर में दिया गया है। इस सवाल को यहीं पर इसको क्या करना है, तोड़ना है। सबसे पहले 1 प्लस
कॉस एक्स का हाफ एंगल में मान लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1 और प्लस के यहां पर इसे लिखेंगे क्या 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। इस तरीके से 1 से 1 कट जाएगा हमारे पास, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर कॉमन लेना है हमें, क्या लेना है 2 कॉस स्क्वायर। अगले पेज पर बात करते हैं इससे आगे, यानी समाकलन 1 अपॉन यहां लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्या इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, 2 तो बाहर चला गया क्योंकि दोनों में कॉमन है, फिर हमने कॉस स्क्वायर एक्स जैसे ही कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा बचेगा बच्चा, क्योंकि एक है एक रह जाएगा, ये ऊपर जाके हमारा हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन एक्स। और बच्चा अब हम इस सवाल की आराम से धज्जियां उड़ा सकते हैं, किस तरीके से, आप ये जो पद दे रखा है 1 प्लस 10x को क्या मान लेना, टी मान लेना। तो टी मानने पर हमारा क्या आएगा 1 प्लस 10x, जैसे ही हमने टी माना तो dt ओवर dx का जो मान होगा 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम जब dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों मान, ये जो t का मान है और ये dx का मान है, अपने अब इंटीग्रेशन में रख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा t इंटू dx का मान है dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/2 1/t का मान हो जाएगा हमारा log t और प्लस के c 1/2 log t का मान कितना है हमारे पास 10x हो गया और फिर प्लस का c, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए यहां पर यह भी प्रश्न हो चुका है, न्यूनतम बीच की दूरी हम आपको बच्चा करा चुके हैं, न्यूनतम बीच की दूरी कर लोगे, फॉर्मूला में लिख देता हूं बस फॉर्मूला। देखिए यहां पर एक चीज समझने की है हमारी, वो क्या समझना है बच्चा हमें, देखिए सबसे पहले 2 रेखाएं दी जाएंगी, यानी ये हमारा A1 है और ये हमारी B1 है, ठीक है, और फिर दूसरी रेखा में ये हमारा A2 है, A2 वेक्टर है और ये हमारा B2 वेक्टर है, बीच की दूरी का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा। D बराबर क्या होता है ये आपको बता देना होगा, कैसे निकालोगे ये देखिएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस और B2 माइनस B1 माइनस B1 क्रॉस B2, इस तरीके से अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड, बच्चा इस तरीके से हमको निकालना होगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमें जब लगाना है जब दोनों रेखाएं समांतर हों, क्या लगाना है A2 माइनस A1 डॉट B1 अपॉन यहां बनेगा B का मोड, ये हमारा जब समांतर हो तब लगाना है। ठीक है बच्चा, जल्दी से। अच्छा मैं अभी आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं और इसके बीच की दूरी निकाल कर बताइएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से। चलिए बच्चों, तो ये हमें सवाल किया होगा आपने, हाँ ये कह रहे फॉर्मूला गलत है। देखिए बच्चों बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों,
यहाँ ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो? आप क्या इस बात को कह रहे हो? इसे समझाते हैं। यही चीज हमको ध्यान रखनी होगी, गुणा नहीं लगाना है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। जब दोनों वेक्टर अलग अलग हों तो वहां डॉट, और जब दोनों वेक्टर जो है एक जैसे हों तो वहां पर क्रॉस लगाना है। यानी पहले में हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा और दूसरे में हमारा क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आइए, इस तरीके से हमें दो वेक्टर दे रखे होंगे, दो रेखाएं दे रखी होंगी और बीच की दूरी पूछी जाएगी। और बीच की दूरी के लिए आपको B1 और B2 को बड़े ध्यान से देखना है। अगर B1 और B2 एक से वेक्टर हैं, B1 और B2 एक से वेक्टर हैं, तो उनको B1 और B2 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? B कहेंगे, केवल इकलौती B। और उस B के लिए बीच की दूरी का सूत्र हमें ये लगाना होगा, क्योंकि इस तरीके से B1 और B2 समान है, इससे ये पता चल रहा है वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमें रेखाओं की बीच की दूरी निकालने के लिए दूसरा वाला वेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और इस दोनों वेक्टरों को मैंने अलग से वहां कराया था, जब रेखिक प्रोग्रामन जो 12वां चैप्टर जब कराया है, सॉरी 11वां त्रिविमीय ज्यामिति, तो वहां पर अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जाके देख सकते हैं कि जब आपका B1 और B2 सेम होते हैं तो B1 B2 इक्वल होने पर वो B काउंट होता है। और उसके लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें A2 - A1 क्रॉस गुणन B और अपॉन में B वेक्टर का मोड, इस तरीके से हमको ये लगाना होता है। बच्चों के देखिए बहुत शानदार आंसर भी आ गए हैं। चलिए अब आता है हमारा छठवां प्रश्न। इसमें क्या कहा है कि 1,2 वाई स्क्वायर बराबर 4x, स्पर्श रेखा और अविलंब का समीकरण निकालना है। बच्चा सबसे पहले मैं आपको इस सवाल के लिए बता दूं कि हमें पॉइंट दे रखा है 2,1 और वाई स्क्वायर बराबर 4x ये दे रखा है। अविलंब और स्पर्श का समीकरण, सबसे पहले हम इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने से पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो क्या आएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता बच्चा? ये आएगा हमारे पास, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी होती है m, यानी dy/dx, या m बराबर tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का जमाना गया, 10th क्लास में नहीं हो आप, 12th क्लास के हो, ठीक है। तो आप इस जो वक्र दे रखा है उसका कर दोगे क्या? अवकलन 2y dy/dx = 4, ये हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स। तो dy/dx का मान हो गया हमारे पास कितना? 2/y, और पॉइंट दे रखे हैं 1,2, तो dy/d2 का मान, dy/dx का मान 1,2 पर काउंट करेंगे तो 2/y का मान 2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अब हमें स्पर्श रेखा की समीकरण का बात करें तो यहां लिख देंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 m x - x1। y - y1 का मान है हमारे पास 2 और m का मान हमारे पास आ गया 1, और x - x1, y - 2 बराबर x - 1। यहां पर जब हम इसे 2 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? x - 1 + k2। इट मीन्स दैट यहां पर बनेगा हमारे पास y बराबर x + 1, ठीक है। आइए अब हम निकालेंगे अविलंब रेखा का समीकरण। तो अविलंब रेखा का समीकरण निकालने से पहले अविलंब की प्रवणता हमें पता होनी चाहिए। तो अविलंब रेखा का समीकरण, अविलंब रेखा का समीकरण निकालने से पहले अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता m बराबर -k स्मॉल m। अब आप बताइए -k 1/m का मान 1 है, तो हम कह सकते हैं अविलंब की प्रवणता हमारी स्मॉल m हो गई। अब अविलंब का समीकरण हमें क्या रखना होगा? अविलंब रेखा का समीकरण हमारा होता है यही y - y1 = अब हमारी यहाँ कैपिटल M और x - x1। तो आप बताइए बच्चा, y - y1 का मान हमारे पास 2, m का मान -1, x - x1 का मान हमारा 1। जैसे ही हम गुणा करेंगे तो -kx + k1,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y माइनस 2, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस x माइनस 3 बराबर 0, यानी x प्लस y बराबर 3। ये अभिलंब का समीकरण आ गया बच्चा। बड़ा शानदार प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे कह रहे हैं सर यू आर ग्रेट टीचर ऑफ मैथ। थैंक यू बच्चा। चलिए बच्चों, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम देखिए 6 प्रश्न हम लगा चुके हैं। बड़े शानदार तरीके से करके जाना। हूबहू आपको इसी तरीके से सवाल की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन बीच की दूरी का सवाल, समाकलन का, अवकलन का, सारणिक का हिस्सा 5 नंबर का, समुच्चय से और अविलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर पेपर को देखने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 6ठे प्रश्न पर। आइए, इसमें भी हमको क्या करना है, सातत्यता की जांच करनी है बच्चा। क्या करना है, सातत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे सातत्यता की जांच? हमने आपको बताया है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन के मान इक्वल होते हैं तो वो फलन कैसा होता है, हमारा सतत होता है, सातत्य होता है। तो सातत्यता की जांच करने के लिए बच्चा ये कह रहा है x बराबर नहीं है 0। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा रहे होंगे तो फलन का मान दोनों टाइम्स ये लेना है। जब हम फंक्शन का मान निकालेंगे x बराबर 0 पर, वो हमारा 0 आ जाएगा। तो बच्चा, और यहाँ पर हमें बताना है x बराबर 0 पर कहना है कि असतत है, असतत है यानी सातत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिए किस तरीके से करेंगे सातत्यता की जांच, ठीक है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान लिखते हैं, फलन का मान। तो बच्चा f0 पर फलन का मान आपको दे रखा है, x का मान 0 लेने पर पूरे फंक्शन का मान 0 हो रहा है। तो पहला फलन का मान आ गया हमारा 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर जो फलन का मान लिया जाएगा, लिख लेते हैं, लिमिट लेते हुए लिखते हैं बच्चा, लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स, यानी लिमिट x गोज टू x का मान a से छोटा यानी 0 से छोटा, क्योंकि a का मान यहाँ पे 0 है। तो 0 से छोटा हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 0 से छोटा कौन सा मान आएगा हमारे पास, 0 से छोटा यानी बराबर नहीं है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों ही केस में हमने लिखना है मॉड x अपॉन x। और अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर 0 माइनस h रख देंगे, ठीक है। क्यों? और राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, 0 प्लस h। 0 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि a के जगह पर यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है। वैसे हम बात करें तो a प्लस h और a माइनस h हम लिखते हैं, ठीक। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट में ये क्या लिख दिया जाएगा, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। जब हम मॉड हटाएंगे हमारा तो ये h आ जाएगा, अपॉन में नीचे माइनस h से h कट जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, h से h अपने आप में कट गया, तो रह गया लिमिट -1 बाहर रह गया। तो या इस लिमिट का तो कोई औचित्य ही नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ ये लिमिट क्या बता रही है कि h का मान जहां 0 आए वहां रख देना, h आए तब ना, h तो यहां से पहले ही कर चुका है, तो लिमिट हट जाएगा, हमारा केवल क्या आ जाएगा, -1। अब आप यहां से देखिए फलन का मान 0 था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 है। जब आप राइट हैंड लिमिट का मान निकालोगे बच्चा इस तरीके से ही, तो वहां पर आपका राइट हैंड लिमिट का मान आता है प्लस का 1। निकाल के देखना बच्चा, बिल्कुल सेम है। और तो तीनों मान अलग अलग हैं, तीनों मान एक जैसे होंगे तभी सतत होगा। इन अदर केस जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। अदर किसी भी हालात में वो कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। बच्चा आगे बढ़ जाइए। ख प्रश्न देखिएगा, हमें दे रखा है ये समीकरण दे दिया, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कह दिया। दीर्घवृत्त का समीकरण है, देखते ही बनाना है तुम्हें, देखते ही तुमने दीर्घवृत्त बना लेना है इस तरीके से। और हमने क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चा ये पॉइंट हमें मालूम पड़ जाएगी, एक्स अक्ष में काटा गया अंतखंड a, 0 और यहाँ 0, 0 है, और ये मेरा b, 0। बच्चा छोटा चित्र छोटा है, आपको हो सकता है स्क्रीन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो शायद दिखाई ना दे, लेकिन मेरी आवाज़ आपकी कानों तक बिल्कुल हूबहू पहुंच रही होगी। कॉपी पेंसिल से नोट करते जाना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइएगा, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये चारों चतुर्थांश में क्षेत्रफल घेर रहा है और प्रत्येक
प्रत्येक चतुर्थांश में समान क्षेत्रफल घेरेगा। 4 चतुर्थांश हो गए, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि पहले लोअर लिमिट 0, यहाँ पर x का मान 0 और यहाँ पर x का मान a, फिर हम x अक्ष की बात x अक्ष पे काउंट करके निकाल रहे हैं तो y dx, और आपको कह दिया कि एक भाग का निकाल लीजिए और उसमें क्या कर दीजिएगा 4 से गुणा कर देना। तो हमने ये हो गया 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, ये y है। y का मान हम यहाँ से निकालेंगे। y का मान कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पर देखिए इसका मान हम निकालेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए को इधर ले आएंगे, यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब एक करके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी का गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमारा जो स्क्वायर है अंडर रूट में चला जाएगा तो ये बनेगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा काहे का मान है बच्चा, ये है हमारा वाई का मान। अब इस वाई के मान को यहाँ पुट कर देंगे, वाई का मान जैसे ही पुट करेंगे बच्चा, तो अब हमारा वाई का मान जैसे ही हम पुट करेंगे 0 to a बी अपॉन ए, फिर इंटीग्रेशन लगा चुके हैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन आपको 100% याद होना चाहिए बच्चा। मैंने बताया है, क्या बताया है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर, इसका इंटीग्रेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए की पावर ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इस सवाल का ये जो दिखाई दे रहा है इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चा, आगे बढ़िए। अब देखिए हमसे क्या कहा है अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा है, देखें अगले प्रश्न में हमसे कहा है समतलों यदि किसी रेखा की द्विकोज्या LMN है तो सिद्ध कीजिए L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। सिद्ध फॉर्मूला है तुमको पता है, लेकिन फॉर्मूला हमसे इस तरीके के सवालों में सिद्ध करवाने के लिए उसमें आ सकता है। तो किस तरीके से किया जाएगा ये सवाल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समतल में द्विकोज्या दे रखी हैं और द्विकोज्या वो किसी रेखा की होंगी, किसी वेक्टर की होंगी। तो यहाँ पर R वेक्टर बराबर हमने मान लिया एक्स आई, एक्स अक्ष के साथ आई, वाई अक्ष के साथ जे प्लस जेड अक्ष का इकाई सदिश के। ठीक है, अगर हम इसकी द्विकोज्या की बात करें, इस वेक्टर के अनुसार द्विकोज्या निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा बच्चा, L, x द्विकोज्या क्या होती है LMN, तो यहाँ से L का मान क्या आएगा हमारा, देखिए बच्चों यहाँ से जो हमारा L का मान आएगा, L बराबर इस रेखा के अनुसार x अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर m की बात करें तो वो आएगा y अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, सिद्ध करने के लिए कई मर्तबा ये सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है कि हो सकता है वो ये जरूर आपके पेपर में आए। मेरी आशा रहेगी कि आपको जो करा रहा हूँ कि वो आपकी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपके पेपर में ये फंस जाए और आ जाए तो क्या कहने फिर पेपर के। ठीक है, उसी तरीके से उस पैटर्न को समझते हुए पेपर बताया गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करवा रहा है तो इस पे फोकस करें, प्रकाश डालिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इजकल टू 1 आना चाहिए। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, L का मान देखिए x, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हर में जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, जेड स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस एन का करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हर में जो है एलसीएम जो है एक जैसा है, अब आप एक ही संख्या को लिखते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये कट जाएगा बच्चा और क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, RHS। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों जल्दी से हार्ड वर्क करिएगा और नेक्स्ट
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है बच्चा, देखिए ये प्रश्न हम देखो कल भी लगा चुके हैं, हूबहू प्रश्न हमने यही कल प्रश्न शायद ऐसा ही प्रश्न था किया था। तो अब हम देखें किस तरीके से करेंगे, जल्दी से पकड़ेंगे और सवाल की धज्जियां उड़ाएंगे। ठीक है, अवरोध हमें दे रखा है अवरोध z बराबर 3x प्लस 2y दे रखा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक चतुर्थांश बनाएंगे। इस तरीके से ये हमने चतुर्थांश बना लिया बच्चा। अब इसके बाद हमसे जब हम इसका मान रखेंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रेख यहाँ पर 8,0 पॉइंट काटेगा, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 0,8 आएगा और इस रेखा को इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकालेंगे, x बराबर 0 रखने पर ये कट जाएगा, यानी एक पॉइंट तो आएगा हमारा क्या, जैसे हमने यहाँ x का मान 0 रखा तो y का मान हमारा 5 आ गया, 0 रखने पर y का मान 5 आ गया। ये ओरली किया जा रहा है बच्चा, ये आपने किया है प्रश्न कल ही किया है हमने। ठीक है, और आप जब लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अब जब जैसे हम y का मान 0 रखेंगे, यहाँ y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 3x बराबर 15 हो गया, तो y का मान 0 रखने पर x का मान हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, आइए x का मान 0 पे रखने पर 5y बराबर 15 यानी 3 आएगा। ठीक है, आइए तो दूसरा से रेखा होगी, ये हमारी होगी x में 0 y में 3 जाना है यहाँ पे, यानी 0,3 और 5,0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा 5,0। अब इस प्रश्न को इस तरीके से हम करेंगे हल। अब इसके बाद हम ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन देखेंगे, पहली समीकरण ग्रेटर देन के लिए, दूसरी समीकरण लेस देन के लिए। तो पहली समीकरण हमारी है ग्रेटर देन इस तरीके से। ठीक है, बस उसमें कंडीशन अलग थी और इसमें कंडीशन कुछ अलग है, ये ग्रेटर देन और दूसरी कंडीशन है हमारी क्या, किसकी, लेस देन की। तो इसमें कोई भी क्षेत्र आपस में घिरा हुआ एरिया दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए यही चिन्ह देखने हैं, कल वाले प्रश्न में बस यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन था, और तो वहां पर जो है रीजन जो है घिरा हुआ क्षेत्र था। अब यहाँ पर कोई क्षेत्रफल घिर ही नहीं रहा है तो इस पर न्यूनतमीकरण नहीं होगा, कह देंगे न्यूनतमीकरण नहीं होगा। अब कब होता न्यूनतमीकरण ये सुन लीजिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ग्रेटर देन होता और यहाँ पर हमारा होता लेस देन। ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन होता और 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन होता। तो पहली जो समीकरण नीचे की तरफ घेरती और ये वाली पहली समीकरण नीचे की तरफ और दूसरी समीकरण ऊपर की तरफ, तो ये एरिया जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, यानी आपस में बाउंडेड बनाते, सब प्रतिबद्ध होता क्षेत्रफल। तो वहां पर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इन चारों पॉइंटों पे हम क्या कर देते, न्यूनतमीकरण कर देते। z का मान रख के हम इस तरीके से क्या लिखते, इस तरीके से एक तरफ x, y पॉइंट लिखते और एक तरफ z बराबर 3x प्लस के 2y लिखते, और जो भी पॉइंट आते हमारे पास जैसे कि 0,8 और 3,0 और 5,0 और 8,0, इन पॉइंटों पे जो मान आते उनमें सबसे जो न्यूनतम मान होता वही हमारा आंसर हो जाता, न्यूनतम मान। ठीक है बच्चा, आइए जल्दी से बढ़िए, आपको 100% अपना पेपर करके आना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा सवाल है प्रोबेबिलिटी का। 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, 60% को बदलेंगे 0.6 हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने वाले 0.4 हो गए, दोनों पढ़ने वाले 0.2 हो गए। कह रहा है पहली प्रायिकता बतानी है, ज्ञात कीजिए। ना तो वे अंग्रेजी पढ़ते हैं ना ही वे हिंदी पढ़ते हैं। तो इसके लिए बच्चा हमने बता दिया आपको, ये दोनों पढ़ने वाले के हैं और दोनों ना पढ़ने वाले के हम बता देंगे। किस तरीके से बताएंगे बच्चा, P A डैश इंटरसेक्शन यूनियन PB, ये हमको बतानी है। ठीक है, और फिर दूसरा सवाल पूछा है इसमें, यदि वह हिंदी का अखबार तो पढ़ता है, यदि वह हिंदी का यानी PH, तो उसकी अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी आपसे पूछ लिया PE, तो इसका मतलब है हमसे पूछ लिया PE अपॉन H। PE अपॉन H आपका बहुत आसानी तरीके से निकल आएगा, PE इंटरसेक्शन H अपॉन PH।
ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से निकाल देंगे। और पी ई इंटरसेक्शन एच जो है हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2, और पी एच का मान कितना दे रखा है 0.6। इस तरीके से सवालों की हम आसानी से करा सकते हैं। अब बात आती है, देखिए 4 प्रश्न पे समाकलन का सवाल फिर से आ चुका है। तो इस समाकलन के सवाल को देखो किस तरीके से करेंगे बच्चा। समाकलन के सवाल को देखिए, समाकलन का सवाल आपका कितना अच्छा सवाल है, इसको करिए। देखो कंसेप्ट देखिएगा और आप बड़े आसानी से इस सवाल को कर पाओगे। इस सवाल को करने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा, देखो इस सवाल को करने के लिए बच्चा समाकलन दे रखा है, हम क्या करेंगे, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, सबसे पहले अब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सबसे पहले वो कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, कुछ प्रतिस्थापन करने पर या बिना प्रतिस्थापन किए कुछ बन रहा है तो उसे हल कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो वहां पर हम उसको टी मान के हल करेंगे। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है साइन एक्स को टी मानेंगे, ऊपर का जो कॉस एक्स है वो हमारा कट जाएगा। तो बच्चा यहां पर बनेगा टी इजिकल टू साइन एक्स। ठीक है, जैसे ही साइन एक्स बना, अब हमें यहां अवकलन कर देंगे डी टी ओवर डी एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। बच्चा 1 मिनट, बड़ा अर्जेंट कॉल है, ठीक है।
क्या बच्चा आवाज क्लियर आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है बच्चों? बच्चा जल्दी से बताइएगा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों आवाज आ गई? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो बच्चा हमने इस सवाल को लगाया। अब इसके बाद हम जो आपको बता रहे थे, देखिए ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ये जो सवाल किया था हमने, देखो यहां तक ये हम सवाल किया। सवाल करने के बाद इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और इसमें मैंने आपको समझाया है कि ऐसे सवाल में किस तरीके से ए बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आपको एक तो सबसे पहले मैं एक आप भी दे दिएगा 3/3 का, और हमसे पूछेगा इन्वर्स निकलवाने के लिए। निश्चित तौर पे आएगा बच्चों, निश्चित तौर पे हमें ये सवाल जरूर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आ गई, तो अब तो आ रही होगी बच्चा। चलिए, तो बच्चा यहां पर बी कोई मैट्रिक्स दे देगा और हमसे ये इन्वर्स निकलवाएगा 8 नंबर में। ये साधारण प्रश्न हर बार आता है, पूछा जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का सवाल ए बी का इन्वर्स निकालवाने के लिए हमसे पूछ लिया, तो बच्चों क्या करना होगा ऐसे सवाल में? हमें पहले ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी बी का इन्वर्स निकालना है। ए का इन्वर्स हमें दे रखा है, मौजूद है। ठीक है, तो फिर जहां से बी का इन्वर्स कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले मेथड से। ठीक है, ए इन्वर्स हमें दे रखा है, अगर नहीं दिया होता, केवल ए होता, तो वहां पर हम ए इन्वर्स फिर भी से हम इस विधि से निकालते। दोनों को निकाल के आपस में गुणा कर लेंगे, जो भी मैट्रिक्स आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी का इन्वर्स होगा। आइए अब बात करते हैं हम अब भी आवाज, अब तो आ रही होगी आवाज भाई, अब तो आ रही होगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न बच्चा हमारी स्क्रीन पर दिखा हुआ है। हमें क्या बताना है इसका? आप भी विधि से हल करना है। क्या करना है? आप भी विधि से इसको हल करना है। आप भी विधि से हल करने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा? देखिए, ये हमें समीकरण दे दिए, इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करोगे बच्चा? सबसे पहले इसको कोफिशिएंट में तुरंत इस तरीके से लिखेंगे, और यहां पर जो है बच्चा हमें जो है हल कराना है। जैसे 3 - 2 3, 2 1 माइनस का 1, 4 - 3 2, और यहां पर हमारा x y z 8 1 4, ये मेरे पास a, ये मेरा x कैपिटल X, और ये हमारा b। तो बच्चा यहां पर कंडीशन बन गई a x बराबर b, ये कंडीशन बन गई हमारी। हमें जो है x बराबर a इनवर्स इनटू में b जो है लगाना है इस तरीके से। यानी पहले हमें a का a इनवर्स निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बच्चा? a इनवर्स। कौन सी विधि से? 1/a सारणिक, जैसा आप सही लगे। आप चाहें तो ऑपरेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमें पुट कर देना है, यानी a इनवर्स का मान और b का मान आपका जो है 8 1 4, दोनों को गुणा करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ संख्या मिल जाएंगी, 1 2 3 या 4 5 6, जो भी आपका आता हो। ठीक है बच्चा, इसे छोड़ के मत आना। अभी पेपर खत्म होने, जैसे ही मैं खत्म कर दूं और वीडियो समाप्त होने के बाद क्वेश्चन जरूर लगाना है आपको। ठीक है, आइए जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं बच्चा, आवाज अब तो आ रही होगी, मैं समझता हूं बच्चा आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परवलय दे रखा है, इसके नाभिलंब से घिरा। देखिए ये सवाल हम कितनी बार नहीं करा चुके हैं, आपको फिर से कराएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें परवलय दे दिया। ये परवलय कहाँ पर बनता है? y² बराबर 4ax, ये x अक्ष की धन दिशा में बन रहा है। नाभिलंब आपको पता होना चाहिए। नाभि होती है a,0, नाभि के निर्देशांक a,0, और ये जो नाभिलंब जो है जो समीकरण है वो होता है x बराबर a। ठीक है, इस तरीके से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो x अक्ष के लिए जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है एरिया बराबर, देखो दोनों चतुर्थांश हैं। अगर कोई भी घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हो जिसमें उसने अगर स्पेशल तौर पे कह दिया आपसे कि पहले चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आप पहले चतुर्थांश को लेंगे।
अगर वहां वो कह देता केवल घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आपको यहाँ देखना होगा कौन कौन से क्षेत्र चतुर्थांश आ रहे हैं। दो चतुर्थांश आ रहे हैं, तो फिर पहला और दूसरा दोनों को हमें लेना होगा क्या करके, 2 का गुणा करके। दोनों को लेने का मतलब है 1 का निकालिए, 2 का गुणा कर दीजिएगा। जैसे 2 इंटीग्रेशन, फिर लोअर लिमिट यहाँ पर 0, एक्स अक्ष में 0 लोअर लिमिट, और वाई अक्ष पे जो है कितना बन रहा है, सॉरी एक्स अक्ष पे ही अपर लिमिट कितनी है, देखिए a है। फिर हमें लिखना है y dx, और ये y किसका आएगा, ये y हमारा किसका है, परवलय का। परवलय का y अब जब निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 4ax आएगा, और ये मेरा हो गया dx। बच्चा अब इसको जो है 4 अंडर रूट 4a हम बाहर ले लेंगे, तो जो बचेगा उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आ गई, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अवकलन समीकरण, इस अवकलन समीकरण को हमें व्यापक हल निकालना है, और ये हमारा किससे होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। सबसे पहले हमें यहाँ पर नोट करना है कि हमारे p और q क्या हैं, क्योंकि हमें dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर cos x बराबर q, इस पर काम करना होता है। तो इस समीकरण को देखते हुए हम यहाँ इस समीकरण की तुलना करते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि सर p बराबर आया है हमारा -1 और q बराबर आया है हमारा cos x, ये 2 मान आ गए। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e इंटीग्रेशन p का मान कितना है, -1 और इंटू में dx। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। गुलशन जितने भी हों न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करिएगा, और फिर आगे इसको अब इसको देखिएगा, हमने यहाँ पर e माइनस बाहर ले लिया 1 इंटू डी एक्स, ई 1 का हो जाएगा x, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम अपना लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है इस सवाल का, यानी व्यापक हल जो होता है, हल जो है हमारा क्या होता है, वो होता है सर y इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, और समाकलन करने के बाद लगा देना है प्लस c, और आई एफ का मान मैंने आपको निकाल के रख दिया है। बस आपको q इंटू समाकलन करने के बाद ये हमारा हो जाएगा सवाल का व्यापक हल। अब देखिएगा नवा प्रश्न, ये है हमारा, ये जरूर निश्चित तौर पे दोनों सवाल लगा के जाइएगा। समाकलन के कुछ निश्चित सवाल, समाकलन मैराथन, आपको देखो दोनों ही सवाल मैंने स्पेशल आपको देखो, आइए बच्चा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही सवाल बहुत अच्छे से कराए हैं, बहुत आसान तरीके से। ये सवाल कम से कम 3 से 4 बार करा चुके हैं, और ये सवाल भी हमने 2 से 3 बार कराया है, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, समाकलन मैराथन, समाकलन के जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज चलाई है, कुछ वीडियो पहले ही हमारे इस वीडियो में आप जाके देखोगे तो समाकलन के जो सवाल के 8 नंबर वाले जो सवाल हैं, वहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छे से करे हैं। समाकलन यहाँ मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको करा दूँ, ज़्यादा नहीं सबक रहेगा। क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ जाके देखोगे तो इसके साथ साथ के समाकलन, इसके जैसे कुछ समाकलन और हैं, उनको जरूर देखिए, जरूर देख के जाना। क्योंकि अगर मैं यहाँ करा दूंगा तो तुम्हारा दिमाग केवल इस पे निश्चित रह जाएगा कि ये समाकलन ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, 2 समाकलन, ठीक है। लेकिन समाकलन के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आएंगे बच्चा, और आपको जो है 101% ये समाकलन जो है करके आने हैं, ठीक है। आइए, समय बहुत हो गया है। अब देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमने इतना मेहनत की, आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए बच्चा, हाँ हम आपको देखो इतना कराया है, ये सवाल इतना कराया है कि मैं देखो इसका आंसर -π/2 log 2 ये आएगा, कम से कम 8 से 10 बार करा दिया होगा। और ये देखिए इस सवाल का आंसर हमारा आता है π²/2a भी आता है, ठीक है। तो बच्चों कितनी बार कराया है, आपसे सभी से यही गुजारिश है कि आप अपना पेपर अच्छे से करके आना।